हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। हमारा जो सेशन चल रहा था सैफ्ट और गियर के बारे में हम क्वेश्चन कर रहे थे और अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ क्या ज़्यादा क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और इसके आगे जो गियर या सैफ्ट के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो मैं इसलिए इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि ये जो 20 मिनट से 30 मिनट के जो वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको बस 20 से 30 मिनट आपको इन्वेस्ट करना है। कोई वीडियो 20 मिनट का होगा तो कोई 30 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, 1-2 मिनट का इधर उधर, बस इससे ज़्यादा नहीं है। तो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो। जो क्वेश्चन हैं आप उन्हें देखो, आप खुद से करने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट करें, हम आपके लिए अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, अलग से वीडियो हम आपको बना के डाल देंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में है और उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द इन्वॉल्यूट्स गियर। अब इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चूज करना है। ठीक है, हमारी आदतें होती है कि हम सही ऑप्शन को चूज करते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन हमसे पूछा जाता है तो हम सही ऑप्शन चूज करते हैं। बट यहाँ पे कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन क्या है, गलत है। अब वो आपको गलत ऑप्शन चूज करना है। बाकी के जो 3 स्टेटमेंट हैं या फिर 3 ऑप्शन हैं वो सही हैं। अब वो तीनों जो सही वाले हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपकी नॉलेज को वो काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन है और मैं 1 बाय 1 करके रीड करता हूँ, आप भी सुनना और या फिर आप खुद से पढ़ना। तो आपको पता चलेगा अगर आपने पहले से पढ़ा होगा। और मैंने बता भी रखा था कि गियर के बारे में या सेफ्ट के बारे में हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आपकी प्रिपरेशन वैसी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रेशर एंगल रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ इंगेजमेंट ऑफ द टिथ। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सेंट्रल डिस्टेंस कैन बी वेरिड विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी रेशियो, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रल डिस्टेंस कैन बी वेरिड ओनली टू चेंज द वेलोसिटी रेशियो, ये थर्ड ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इंटरफेरेंस ऑकर्स इन दिस टाइप ऑफ गियर्स। अब देखो, मैंने अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको ये बताया था कि जो इन्वॉल्यूट टाइप की गियर्स होती हैं उनमें इंटरफेरेंस होता है और जो साइकोलॉजिकल गियर होती हैं उनमें किसी भी कंडीशन में इंटरफेरेंस ऑकर नहीं होता है। ठीक है, और मैंने एक और बात आपको बताई थी कि इन्वॉल्यूट गियर के बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, या फिर जो सेकंड टाइप की जो होती है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने इसी वजह से यहाँ पे इंक्लूड कर दिया ताकि आपको इन्वॉल्यूट्स गियर के बारे में पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें इंटरफेरेंस होती है बट साइकोलॉजिकल गियर में इंटरफेरेंस किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, आप देखना इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो आप ज़रूर कर लेना इसे सब्सक्राइब। और वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, इसमें एक स्टेटमेंट गलत है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हम आपको बताते हैं। देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है प्रेशर एंगल रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ एंगेजमेंट ऑफ टिथ। ये ऑप्शन जो है ना ये सही है, मतलब कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है। जो सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रल डिस्टेंस कैन बी वेरिड विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी रेशियो, ये भी क्या है कि ट्रू स्टेटमेंट है। ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बट ये सी ऑप्शन देखो, सेंट्रल डिस्टेंस कैन बी वेरिड ओनली टू द चेंज ऑफ रेशियो, ये गलत हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो सकता है क्योंकि ये कह रहा है कि सिर्फ वेलोसिटी रेशियो को ही चेंज करने से सेंट्रल डिस्टेंस वेरिड कर जाए, तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। चौथा ऑप्शन इंटरफेरेंस ऑकर इन दिस टाइप हो गई, ये देखो ये तो सही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये ऑप्शन क्या है कि ट्रू स्टेटमेंट है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो गलत वाला स्टेटमेंट है वो सी ऑप्शन है।
तो हमेशा आप इसको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि इस तरीके के क्वेश्चन हो, या फिर वो जो मैच करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या है कि वो कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर करते हैं। ठीक है, वो आपको बहुत तरह के कॉन्सेप्ट, अब इसमें इस वाले सिर्फ एक क्वेश्चन में आपके वो 3 तरीके देखो कॉन्सेप्ट मिले। पहला आपको मिला कि प्रेशर एंगल क्या होता है, कि बिगिनिंग ऑफ इंगेजमेंट और द एंड ऑफ द इंगेजमेंट दोनों में क्या होता है, सेम होता है। पहला ऑप्शन मतलब ये आपको पता होना चाहिए प्रेशर एंगल के बारे में। ठीक है, दूसरा है कि सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, कि चेंज हो सकता है अगर आपने वेलोसिटी रेशियो को अगर छेड़छाड़ नहीं किया या फिर विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी रेशियो, और इंटरफेरेंस भी इस वाले गियर में नहीं होता है, इन्वोल्व्ड गियर में। ठीक है, तो इसके हिसाब से सिर्फ तीसरा ऑप्शन ये सही होगा जो गलत है। ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सा समझना, इसको काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये भी क्वेश्चन कुछ मतलब कि बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आप किसी बुक में अगर आप देखोगे तो बहुत ही छोटा सा लिखा रहता है नीचे, वो स्टार मार्क करके ऐसे लिखा रहता है, वही ये क्वेश्चन है। और एक बार मैं आपको ये रीड करता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर स्टील द फ्लेक्सुरल एंडोरेंस लिमिट इज। ठीक है, अगर आप फ्लेक्सुरल एंडोरेंस लिमिट के बारे में जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को क्या करें कि कर लें, और इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे साथ बने रहें, और मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्लेक्सुरल एंडोरेंस लिमिट है ये क्या होता है। ठीक है, जो फ्लेक्सुरल एंडोरेंस लिमिट है क्या होता है, तो अगर आपने बीम स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा होगा, बीम स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि जो हम टिथ के बारे में पढ़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एज ए बीम हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक टूथ लोड। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक टूथ लोड, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, WS से कर लो या फिर FS से कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सिग्मा ई, जो सिग्मा ई मैंने अभी लिखा इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल एंडोरेंस लिमिट कहते हैं, इनटू बी क्या है, विड्थ है उस बीम की या फिर उस टिथ की, क्या है, विड्थ है, पाई एम क्या है, मॉड्यूल है, और वाई क्या है, वाई क्या है, फॉर्म फैक्टर, टूथ फॉर्म फैक्टर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक एक का मतलब बता दिया, और यहाँ पे सिग्मा ई का मतलब मैं फिर से आपको बताता हूँ, फ्लेक्सुरल एंडोरेंस लिमिट होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टील के बारे में तो स्टील के लिए क्या होता है, फॉर स्टील, ठीक है, सिग्मा ई इक्वल टू 1.75 इंटू ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। ठीक है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा बीटेक में, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, और ये आपको मिलेगा इन मेगा पास्कल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, इन मेगा पास्कल। तो ये तो मैंने आपको स्टील के लिए बता दिया कि ये होता है। देखो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये उसके लिए है कि अगर कोई और क्वेश्चन किसी तरीके से आ जाता है ताकि आप कर सको, क्योंकि मैं आपको इसके थ्योरी के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन के ही साथ हम थ्योरी को क्या कर रहे हैं, एक ही साथ कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये रहा कि फ्लेक्सुरल एंडोरेंस लिमिट और ब्रिनेल हार्डनेस नंबर में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अगर सरफेस एंडोरेंस लिमिट के बारे में अगर पूछ दिया तो फिर उसको आप कैसे बताओगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सरफेस एंडोरेंस लिमिट फॉर स्टील। देखो ये स्टील के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये स्टील, ये जो मैंने आपको फ्लेक्सुरल एंडोरेंस लिमिट बताया ये भी स्टील के बारे में ही है, और जो सरफेस एंडोरेंस लिमिट में अभी आपको बता रहा हूँ ये भी क्या है, स्टील के ही बारे में। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं फ्लेक्सुरल एंडोरेंस लिमिट। ठीक है, और यहाँ पे हम ES लिखते हैं क्योंकि ये हो गया सरफेस एंडोरेंस लिमिट। ठीक है, इक्वल टू, इन ब्रैकेट कर लो, 2.8 इंटू ब्रिनेल हार्डनेस नंबर -70। ठीक है, और ये सारा किस में आएगा,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन रही कि अगर इस क्वेश्चन के सिवाय अगर अदर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस तो अब कम हो गए, तो अगर अदर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप ये डेटा आपको पता है, ये इक्वेशंस आपको पता है, तो आप उनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा 75% मोर देन द ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको लेक्चर 1 से ही मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी इसको हम देखते हैं और फिर उसके बाद से हम इसको क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मॉड्यूल ऑफ गियर ड्राइव इज 8 mm। ठीक है, डायमीटर ऑफ पिनियन एंड गियर आर 200 mm and 800 mm respectively. The number of gear teeth on gear and pinion will be respectively. ये नंबर ऑफ टीथ इसको पूछना है, ये जानना चाहता है कि नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे गियर में और पिनियन में। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना। इसने दे रखा है क्या, मॉड्यूल देखो दे रखा है। ठीक है, मॉड्यूल दे रखा है, मॉड्यूल कितना है 8 है, और मैंने आपको बताया था मॉड्यूल कितना होता है। चलो अभी थोड़ा सा इसको रुकते हैं, पहले हम डेटा लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। आप इसको अभी समझो। ठीक है, जब आप समझ जाओगे तो फिर आपको डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब विद इन मिनट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, देखो डायमीटर ऑफ पिनियन का दे रखा है 200 mm दे रखा है। ठीक है, और डायमीटर ऑफ गियर कितना दे रखा है 800 mm दे रखा है। ठीक है, ये पूछ रहा था नंबर ऑफ गियर टीथ। ठीक है, ये मतलब पूछ रहा है कि कितना नंबर होगा। तो अब मॉड्यूल का इक्वेशन पढ़े हुए, मॉड्यूल कितना होता है, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इक्वल टू होता है d/t। ठीक है, ये होता है मॉड्यूल। ये दोनों गियर क्या करेंगे, मैश करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डायमीटर ऑफ पिनियन और ये नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। ठीक है, और ये कितना मॉड्यूल दे रखा है 8 दे रखा है, 8 दे रखा है। अब डायमीटर ऑफ पिनियन हम पहले कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट नहीं करना है, दिया हुआ है। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ पिनियन कितना दिया हुआ है 200 mm, टीथ ऑन पिनियन इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। तो अब ये टीथ ऑफ पिनियन कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25, मतलब टीथ ऑन पिनियन हमें मिल गया 25 होता है। ठीक है, हो गया। अब इसी के सिमिलर मतलब मॉड्यूल देखो पिनियन के लिए और गियर के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पिनियन के लिए और गियर के लिए जो मॉड्यूल होगा वो सेम होगा। अब हम क्या करते हैं, मॉड्यूल इक्वल टू 8 दे रखा है। चलो ठीक है, मॉड्यूल इक्वल टू कितना, अब हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ गियर और टीथ ऑन गियर हो गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, टीथ ऑन गियर इक्वल टू डायमीटर ऑफ गियर कितना दे रखा है 800 mm डिवाइडेड बाई 8। अब ये कितना हो जाएगा 100 mm, 100 mm नहीं होगा, ये टीथ के नंबर की बात कर रहा है, तो 100 इसको लिख लेंगे और ये हो गया TG। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, देखो हमने नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन और नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर पे हमने फाइंड कर लिया। बस ऐसे ही आंख बंद करके किसी ऑप्शन पे मत क्लिक कर देना, पहले ये देखना कि पूछा क्या है। तो यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ गियर टीथ ऑन गियर, पहले ये पूछा है ना कि गियर पे कितना है, उसके बाद पूछा है कि पिनियन विल बी। मतलब आप जब इस तरीके का ऑप्शन आए तो पहले ये देख लो ना, एक बार रीड जरूर करना क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो यहाँ पे पहले गियर का आपको लिखना पड़ेगा, तो गियर का क्या है 100 है, तो इसमें देखो पहले 100 कहाँ पे दे रखा है, इसमें दिया नहीं दिया, इसमें भी 100 नहीं दिया, इसमें भी 100 नहीं दिया, या 100 सिर्फ इसी में दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, बट एक बार मैच करा लेना कि पिनियन पे देखो 25 है, तो यहाँ पे 25 है कि नहीं है, तो यहाँ पे 25 है और गियर पे 100 है, मतलब पिनियन और गियर दोनों का हमें मैच कर गया। तो ये जो ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन जो होगा, ये क्या होगा, ये भाई ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये किस तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ठीक है। आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को करना, स्किप किसी भी क्वेश्चन को मत करना, ठीक है। तो इस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ अ गियर ड्राइव इज 15 मीटर पर सेकेंड। फॉर दिस वेलोसिटी द वेलोसिटी फैक्टर इज 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस वी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी फैक्टर फॉर द गियर ड्राइव। अब ये वेलोसिटी फैक्टर पूछ रहा है गियर ड्राइव के लिए क्या होगा, और इसने फॉर्मूला आपको दे दिया। मतलब इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे फॉर्मूले को लिख देते हैं, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू कितना होता है, वर्किंग स्ट्रेस कितना हो गया कि देखो, मैं ये फार्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है एलोएबल स्ट्रेस इनटू CV, ठीक है। CV क्या होता है, यही होता है वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, CV क्या होता है, वेलोसिटी फैक्टर। और ये आपको जरूर क्वेश्चन में दे दिया होगा, ठीक है। वेलोसिटी फैक्टर ये क्या होता है, एलोएबल स्ट्रेस, ठीक है। ये होता है एलोएबल स्ट्रेस, और ये क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस। ये क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। हो गया, ये रिलेशन है एलोएबल स्ट्रेस, वेलोसिटी फैक्टर और वर्किंग स्ट्रेस में। और इससे पहले मैंने आपको स्टैटिक के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। स्टैटिक या फिर स्टैटिक लोड मैंने बता दिया है, और उसके बाद से फ्लेक्सिबल एंड्योरेंस लिमिट के बारे में भी मैंने आपको बता ही रखा है। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है वेलोसिटी फैक्टर में, एलोएबल स्ट्रेस में और वर्किंग स्ट्रेस में क्या रिलेशन होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी फैक्टर क्या दे रखा है, CV इक्वल टू दे दिया है 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस v। और ये जो v है ना, ये वेलोसिटी है, और यही वेलोसिटी इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है जो 15 मीटर पर सेकेंड है। तो सिंपल सा इस क्वेश्चन में 6 यहाँ पे इसको पुट कर दो, ठीक है। अब ये 6 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 21, इसको 3 से कट करो तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो 2 डिवाइडेड बाई 7 कहाँ से, ये रहा 2 डिवाइडेड बाई 7, करेक्ट आंसर है। मतलब बी ऑप्शन तो सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना, और यहाँ पे जो मैंने रिलेशन बता रखे हैं आपको, इसको आप जरूर याद रखना, इसको भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गियर डिजाइन द स्टैटिक टूथ लोड या फिर बीम स्ट्रेंथ, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना, या एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है। तो बीम स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्ट विथ, ठीक है। तो जो टेंजेंशियल लोड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि टेंजेंशियल लोड इक्वल टू होता है वर्किंग स्ट्रेस इंटू बी इंटू पाई एम इंटू वाई, ठीक है। इस सब के बारे में आपको पता है कि ये वर्किंग स्ट्रेस है, ये विड्थ है, पाई एम क्या है आप जानते ही हो, और वाई क्या है आपका टूथ फॉर्म फैक्टर, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। अब ये क्या पूछ रहा है, अब देखो कि ये क्या पूछ रहा है कि स्टैटिक लोड या फिर बीम स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्ट वेट। अब किसका प्रोडक्ट होता है ये आपको बताना है। पहला सर्कुलर पिच ऑफ गियर, मॉड्यूल ऑफ गियर, डायमेट्रिकल पिच ऑफ गियर, कॉन्टैक्ट रेशियो। अब आप इसमें से अगर आप इस इक्वेशंस को ध्यान से अगर आप देखें तो आप यहाँ पे पाओगे पाई जो एम है इसको हम क्या कहते हैं, पाई एम को हम कहते हैं पी इंटू सर्कुलर पिच ऑफ गियर, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच ऑफ गियर। और इसको थोड़ा सा आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से पाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन है आपका बीम स्ट्रेंथ का या फिर टेंजेंशियल लोड का, ठीक है, या फिर स्टैटिक लोड का, वो किससे है। यहाँ पे देखो एलोएबल स्ट्रेस इसमें दिया है, कहीं नहीं दिया है, तो इसको भूल जाओ,
विड्थ दिया है नहीं दिया है। अब इसी यहाँ पे कॉन्टैक्ट ये सर्कुलर पिच दे रखा है, यहाँ पे सर्कुलर पिच दे रखा है। देखो मॉड्यूल भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन मॉड्यूल पे क्लिक मत करना इस वजह से, क्योंकि अगर तुम पाई एम की बात करोगे तो सर्कुलर पिच हो जाता है। तो सर्कुलर जो पिच है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, या ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। आपको इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आप जैसे ही ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एसएससी और यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हो, मिनट आपको करने होते हैं, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हम इसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन गियर टर्मिनोलॉजी द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट गिव्स, ठीक है। तो ये तो रहा। अब मैं आपको ये बताऊंगा, सब कुछ इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, 1 बाय 1 करके सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट तक मैं हर चीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, कॉन्टैक्ट रेशियो की हम बात करते हैं, क्योंकि ये क्या किससे रिलेटेड है, कॉन्टैक्ट रेशियो से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है कॉन्टैक्ट रेशियो, ठीक है। फॉर्मूला देखो कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, अगर हम इसको लिखें तो कॉन्टैक्ट रेशियो इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच, ठीक है, जिसको हम पीसी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, यार यही है, ठीक है। अब हमें क्या देखो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, अगर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय पीसी करते हैं तो कॉन्टैक्ट रेशियो आता है, लेकिन यहाँ कुछ पूछा है सर्कुलर पिच टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉन्टैक्ट रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो सही हो जाएगा, लेकिन इसको और भी आगे समझो कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए। अगर उसने लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में पूछ दिया तो पक्का बता रहा हूँ मैं, हवा निकल जाने वाली है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो इसको। अब देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में, ठीक है। ये कितना होता है, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाई कॉस फाई, ठीक है, कॉस फाई। अब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है ये भी देख लो, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू कितना होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे, थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है। तो चलो थोड़ा शॉर्ट में करके यहीं पे लिखेंगे, ये होगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, ठीक है, प्लस ये ब्रैकेट में कर लो समझ में आएगा, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लो और सारे को डिवाइड कर दो cos फाई से, ठीक है, हो गया। अब देखो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच कितना होता है, इसको मैं बताता हूँ ये कितना होता है। थोड़ा सा देखो स्पेस थोड़ा सा कम है, तो जहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच होता है अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, ये अंडर रूट में होगा माइनस आर साइन फाई, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, कुछ खास में कोई डिफरेंस ही नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मूला दोनों का देखो सेम होता है, बस मीनिंग अलग अलग होता है। यहाँ पे जो मैंने आर ए लिखा है ये रेडियस ऑफ अडेंडम सर्किल का है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ पीस सर्किल है, ठीक है।
और ये किसके लिए, विल के लिए मान लो या फिर पिनियन के लिए, इसको विल के लिए मान लो, ये विल के लिए। अब लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस हम देखो पिनियन के लिए क्या लिखेंगे, अंडर रूट आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो कॉस होगा, फॉर्मूला देखो सेम ही है, कॉस स्क्वायर 5, ठीक है, अंडर रूट यहाँ तक होगा माइनस स्मॉल और साइन 5, ठीक है। ये किसका फार्मूला, ये वो लेंथ ऑफ रेसेस का, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रेसेस का, ठीक है। तो ये फार्मूला है, अगर देखो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट वमेंट कर देना, तो मैं ये अलग से कुछ बता दूंगा, अगर समझ में आया तो फिर क्यों मैं इतना मेहनत करूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उसकी बात ही अलग है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको कर देंगे, और फार्मूला मैंने आपको बता दिया। तो इसमें से देखो एक ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला ये विल के लिए है, और ये देखो पिनियन के लिए है, ठीक है ना। आर ए क्या है कि ये रेडियस ऑफ अडेंडम सर्किल है, और आर जो सिंपल सा कैपिटल आर में मैंने लिखा है, ये क्या है, ये आपका रेडियस ऑफ पिच सर्किल है। अगर हम पिनियन की बात करें तो ये इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, इस इक्वेशन की तो आर ए है रेडियस ऑफ अडेंडम सर्किल फॉर द पिनियन, और यहाँ पे जो पिच सर्किल का रेडियस है फॉर द पिनियन, ठीक है, सिंपल सा है। और फाई जो है वो आपका प्रेशर एंगल है, ठीक है। ये क्लियर हो जाए, मतलब दिमाग से मत क्लियर कर देना, ये क्लियर का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है, ये मतलब है मेरा कहने का। आगे बढ़े, चलो ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में मैंने 2 बार या 3 बार मैंने इससे पहले वाले वीडियोज़ में और उससे भी पहले वाले वीडियोज़ में मैंने एकदम क्लियर कट में सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो ये इसमें देखो किसी तरीके कोई गलत हो ऑप्शन तो सेलेक्ट मत करना। इसमें क्या लिखा है, इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल द वर्किंग डेप्थ फॉर 14.5 डिग्री कंपोजिट और फुल डेप्थ शिफ्टर सिस्टम इज, यार ये क्या होता है इसमें, देखो ना, इसको बताओ क्या होता है, इसका आंसर तो बता दो, इसका आंसर सेलेक्ट करो क्या होगा, राइट आंसर बताओ मुझे तो राइट आंसर चाहिए, इससे राइट आंसर बताओ क्या होगा, बिना उसको मैं जाने नहीं दूंगा। चलो एक एक ऑप्शन करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहले एक बार और क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद से ऑप्शन पढ़ेंगे। इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, ठीक है, टर्म्स मॉड्यूल के टर्म में द वर्किंग डेप्थ ऑफ 14.5 डिग्री कंपोजिट और फुल डेप्थ सिस्टम इज इक्वल टू द 20 डिग्री स्टब, यार ये तो स्टब नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, इक्वल टू 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्व सिस्टम एंड 20 डिग्री स्टब इन्वॉल्व सिस्टम, देखो ये हो सकता है, और भी आगे देख लेते हैं क्या है, इक्वल टू दैट फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्व सिस्टम, चलो ठीक है, एंड आल्सो फॉर 20 डिग्री स्टब डेप्थ इन्वॉल्व सिस्टम, यार ये नहीं है, ये नहीं है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ये बी ऑप्शन देखो सही है, ठीक है, ये मुझे सही है मेरे हिसाब से, ये ऑप्शन देखो सही होगा, ठीक है, तो सही कर लेना, ये सही है, तो यही एक ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर स्पर गियर ड्राइव टूथ फॉर्म फैक्टर में बी एक्सप्रेस्ड एज, टूथ फॉर्म फैक्टर दे रखा है, और क्या कह रहा है, टीपी द नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, डायमीटर ऑफ पिनियन दे रखा है, मॉड्यूल दे रखा है, टूथ फॉर्म फैक्टर बॉस में बेस्ड ऑन द एबव डाटा। टीपी की वैल्यू पहले तो तुम्हें टीपी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। अब टीपी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे यार, मॉड्यूल जब दे रखा है तो यहाँ पर लिखो डीपी डिवाइडेड बाई टीपी, ठीक है। मॉड्यूल कितना दे रखा है, 6 mm दे रखा है, और डीपी कितना दे रखा है तुम्हारा, ये दे रखा है 150 डिवाइडेड बाई टीपी कर लेना, और इक्वल टू 6 कर लेना, टीपी इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। टीपी इक्वल टू कितना है, सॉल्व करोगे इसको 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे टूथ फॉर्म फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से। अब यहाँ पर लिखा 0.154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाई टीपी, टीपी की वैल्यू 25 पुट कर देना, 154 माइनस 0.912 डिवाइडेड बाई 25। जब इसको सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर के माध्यम से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.11752। अब देख लो इसमें से कौन सा आंसर तुम्हें सही दिख रहा है, ये 725 दे रखा है ना, देखो किस तरीके से क्वेश्चन, मतलब कि 725 कर दिया, इतना समझदार है ये, तो कैंसिल करो इसको। ये क्या दे रखा है 752, हाँ चलो 752, ये देखो सही हो सकता है, और देखते हैं 11275 तो यार होगा ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहा है। 11, अरे यार हद हो, ये बी जो ऑप्शन है ना यही देखो सही हुआ, बी ऑप्शन। अब देखो इसको, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए,
प्यारे से स्टूडेंट के लिए। इन अ गियर ड्राइव द पिनियन रोटेट एट 450 rpm and its radius is 180 mm. If the tangential load on gear tooth is 1200 Newton, the power of the drive is। यार ये पावर पूछ रहा है और आपको सारा कुछ इसने दे रखा है, ठीक है। तो सीधे सीधे पावर की बात करते हैं। पावर इक्वल टू मैंने आपको बता रखा है 2 पाई n डिवाइडेड बाई 60 कर लेना और इसमें टॉर्क का मल्टीप्लाई कर देना, तो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 2 पाई n की वैल्यू कितना दे रखा है 450 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 60 कर लेना और टॉर्क देखो इसने तो दे ही नहीं रखा है। अब टॉर्क के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टूथ लोड दे रखा है ना, टूथ लोड का मल्टीप्लाई करना इसका रेडियस में, रेडियस mm में दे रखा है, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना और जो टेंजेंशियल लोड होता है ना उसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना रेडियस में तो वही तो टॉर्क देगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना 180 mm को 1000 से डिवाइड करोगे इतना हो जाएगा, 1200 का मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा है। जो आंसर आएगा 10.178, ठीक है, किलोवाट। देखो कौन सा सही है, पहला है गलत है, गलत है, ये सही लग रहा है, ठीक है। ये देखो ऑप्शन 3 सही होगा, ये नहीं चाहिए। अब 178 लिखो या 18 लिखो या थोड़ा सा बात वही होता है, ठीक है। आप इसको अप्रॉक्स लिख सकते हो 10.18, ठीक है, इतना लिख सकते हो आप। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर इज डिलीवर्ड टू अ सॉफ्ट बाय मीन्स ऑफ। अरे यार ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि जो पावर डिलीवर होगा किस वजह से होता है। यार ना आंख बंद करके सिंपल सा देखो टेंजेंशियल कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, एकदम सही होगा। टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होता है भाई, और इसमें कोई रीजन, दूसरा कोई रीजन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब ये तो बेंडिंग फोर्स की वजह से थोड़ा ना होगा, वो तो बेंड होने लगेगा। एक्सियल फोर्स ये भी नहीं होता है, नन ऑफ दिस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी ऑफ स्पर गियर डिजाइन द टेंजेंशियल फोर्स एक्ट ऑन। यार ये पूछ रहा है कि टेंजेंशियल फोर्स में कहाँ कहाँ तक एक्ट करेगा। अब ये कह रहा है पिच पॉइंट पर। अब यार टेंजेंशियल फोर्स तो सिर्फ पिच पॉइंट पे एक्ट करता है, ये गलत है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑन द फेस ऑफ, अरे हद हो गई यार, ये तो होता ही नहीं क्योंकि हमने तो पढ़ा ही नहीं है इस तरीके से। सी लिखा ऑन द मैटिंग पॉइंट, गलती से भी इसको मत कर देना, ये सब बकवास है, ये बकवास है। होल विड्थ ऑन टूथ, ये सही होगा, जो विड्थ होता है। अरे याद करो ना, इस तरीके से तो बनाते थे, एक टूथ बनाते थे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके डिजाइन करते थे और इस पर इस तरीके से क्या करते थे, लोड दिखाते थे, ठीक है, ऐसे ही तो करते थे। तो ये क्या हुआ, पूरे इसका जो विड्थ है ना पूरे विड्थ में है ये, ठीक है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एक बार अपना थोड़ा बुक वगैरह देख लिया करो, पढ़ लिया करो, ठीक है, काफ़ी फ़ायदा होगा उससे। आज के लिए देखो इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद हुआ हो तो आप इसको लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। काफ़ी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है हमारे पास, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे तो हमें कौन मोटिवेट करेगा, ठीक है। तो आपका एक कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें काफ़ी मोटिवेट करती हैं। तो आप बस इतना सा कर लेना बस, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। कुछ नया क्वेश्चन होगा, कुछ नई थ्योरीज होंगी और कुछ नए लोग होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे।